हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू की आई हुई पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बारे में। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। वीडियो शुरू होने के पहले मैं सभी से माफ़ी मांग लेना चाहती हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट 2 दिसंबर 2024 है, जो कि आज है। आज के दिन ये वीडियो पोस्ट होने वाली है, तो आपके पास एक ही दिन है फॉर्म भरने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर पूरा वीडियो अच्छे से गौर से सुन लीजिएगा और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आज के आज ही फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि है jnuu.jnu.ac.in, तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुली मिलेगी। ये रही उनकी खुली हुई वेबसाइट जेएनयू एडमिशंस 2024। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ स्क्रॉल हो रही है, पीएचडी थ्रू जेआरएफ रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम इज लाइव नाउ, पीएचडी थ्रू गेट रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम इज लाइव नाउ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंडर में लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी सीएसआईआर 2024। अगर आप नेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका जेआरएफ वैलिडिटी पीरियड में आती है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नेट या जेआरएफ कुछ भी क्वालिफाई यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट नहीं किए हैं और आपका गेट क्वालिफाइड है, तब भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो यहाँ से आप क्लिक करें तो रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सारे लास्ट डेट 2 दिसंबर 2024 है, जो कि आज है। तो ज़रूर आप ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज के आज ही रजिस्टर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ई प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी 2024-2025 इसको अगर क्लिक करें तो आपको डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैंने यहाँ खोल के रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। Jawaharlal Nehru University offers admission to its PhD program for academic session 2024-25 through National Eligibility Test of UGC या CSIR, all three categories. Junior Research Fellowship JRF of UGC CSIR या ICMR Department of Biotechnology and National Board of Higher Mathematics and GATE जो कि Graduate Aptitude Test in Engineering. Candidates for being eligible for admission to PhD must possess the minimum eligibility criteria in terms of educational qualification and relevant NET JRF GATE subjects. इसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे. A candidate can opt for maximum of 3 fields of study of his or her choice in order of preference in the online application form for admission to PhD program when notified. यानी कि आप एक कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय. द प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी फाइनल. यानी कि आप जो प्रेफरेंस दे रहे हैं उसी हिसाब से आपको मार्क किया जाएगा और वही फाइनल होगी. अगर आप सिलेक्टेड होते हैं एक हायर प्रेफरेंस वाले सब्जेक्ट में, तो आपको उसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट एडमिशन मिलेगी. A candidate has to apply in online mode only with his or her UGC CSIR net percentile or GATE score as applicable. The candidate seeking admission through JRF has to apply separately under JRF category. However, a JRF qualified candidate can also apply separately in online mode for admission under net category. No offline application will be considered. यानी कि अगर आप UGC CSIR net या फिर गेट क्रैक कर चुके हैं तो आप अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप ऑनलाइन मोड में सेपरेटली नेट कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी. एडमिशन थ्रू यूजीसी सीएसआर नेट एग्जामिनेशन ऑल 3 कैटेगरीज. पहली कैटेगरी है जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. दूसरी कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ
और तीसरी कैटेगरी है कैंडिडेट्स नीदर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ नॉर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली. Admission through UGC CSR net category will be done on the basis of net percentile of net examination of UGC CSR in place of entrance examination as per UGC public notice dated 27 March 2024. वेटेज की बात की जाए तो वेटेज आपको नेट परसेंटाइल की 70% और वाइवा जो होगी आपकी उसकी 30%. उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा एडमिशन्स के लिए. It must be noted that percentile of net examination of June 2024 cycle of UGC CSIR shall be taken into account for being eligible for admission to PhD program. यानी कि आपकी जून 2024 की नेट रिजल्ट ही एप्लीकेबल है और एलिजिबल है पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 का एडमिशन्स के लिए. Candidate desirous of admission in these programs of the university should satisfy themselves about the eligibility criteria prescribed for admission as mentioned against PhD program of the concerned school center special center in the e-prospectus. आपको आने वाले टाइम में दिखेगी सारे सब्जेक्ट्स और पीएचडी रिसर्च एरिया के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है. अगर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं. रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की जाए तो वो एप्लीकेबल है कैंडिडेट्स के लिए SC ST OBC EWS और PWD कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलेगी. वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी. फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 इन JNU, candidate must apply separately in online mode with UGC CSR net percentile of June 2024 cycle examination. जैसे कि यहाँ बार बार लिखा है, आप 2024-25 में अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो 2024 जून का यूजीसी या सीएसआईआर नेट परसेंटाइल है वही एप्लीकेबल होगी. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक जेएनयू वेबसाइट. जो जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा और नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए. अब बात करते हैं एप्लीकेशन टू पीएचडी थ्रू जीआरएफ कैटेगरी. अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर चुके हैं यूजीसी सीएसआर की इन रेलेवेंट नेट सब्जेक्ट्स, या फिर अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप इस प्रोग्राम के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं. Candidates shall have to appear for Viva Voice with 100% weightage and the selection shall be purely on the basis of performance in the Viva Voice. आप अगर JRF के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी वाइवा होगी, उसका 100% वेटेज रहेगा आपका मेरिट लिस्ट में और आपकी सिलेक्शन होगी आपकी वाइवा की परफॉर्मेंस के हिसाब से. Please note that candidates who have been awarded lectureship, assistant professorship without JRF in the CSI UGC examination and any other fellowship such as National Fellowship for Scheduled Caste, National Fellowship for Scheduled Tribe, National Fellowship for other backward classes, National Fellowship for PWD on the basis for lectureship, assistant professorship are not eligible. यानी कि आप अगर कोई और फेलोशिप में आते हैं सिवाय लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन CSI UGC एग्जामिनेशन तो आप एलिजिबल नहीं है. DST इंस्पायर फेलोशिप भी अगर आपको मिलती है तो भी आप इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है. अब बात करते हैं एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थ्रू गेट स्कोर. स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आपको गेट स्कोर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं. वो हम लोग बाद में देखेंगे कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर में कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स आती है. अगर आपके पास अगर आप गेट क्वालिफाइड है और आपका CSI और UGC क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. PhD प्रोग्राम्स आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलेगी थ्रू वैलिड गेट स्कोर. वेटेज की बात की जाए तो गेट स्कोर में 70% वेटेज रहेगा और आपकी वाइवा में आपको 30% वेटेज दिया जाएगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के पहले. अब बात करते हैं एक एक प्रोग्राम्स के बारे में जो JNU ऑफर करती है. यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज लिखी है, द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑन द यूनिवर्सिटी
will be considered for hostel accommodation as per rules of the university subject to availability of hostel accommodation. Grants of admission in the university would not ensure automatic allotment of hostel accommodation and that the same will be offered subject to its availability. अगर आप आउटस्टेशन कैंडिडेट है यानी कि आप बाहर से वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको एडमिशन मिल जाती है कोई भी प्रोग्राम में, पीएचडी प्रोग्राम में, तो वो ये नहीं बताता कि आपको हॉस्टल एकोमोडेशन भी मिल जाएगी। हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं और आपको नहीं भी मिल सकती है, अलॉटमेंट उनके हिसाब से होगी। Candidate shall be eligible to register himself or herself for a full-time program of study if he or she is already registered for any full-time program of study in this university or any other university institution. यानी कि आप एलिजिबल है रजिस्टर के लिए कोई भी फुल टाइम प्रोग्राम के लिए पीएचडी की, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस यूनिवर्सिटी में या फिर कोई और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, आप वहां से लीव लेके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। Candidates enjoying employed status and selected for admission to any program of study in the university are required to produce leave sanction order या फिर relieving order at the time of admission या फिर registration from their employer for duration of the program permitting them to pursue the studies at the university, failing which the offer of admission shall stand withdrawn. In case of resignation, the candidates are required to submit relieving order from their employer at the time of admission या registration. यानी कि अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं पे और अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं इस पीएचडी प्रोग्राम में और अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको लीव सैंक्शन ऑर्डर या फिर रिलीविंग ऑर्डर ऑर्डर एडमिशन के टाइम में देनी पड़ेगी, फेलिंग विच आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीडियर फॉर एडमिशन. Candidates seeking admission into PhD program have to appear in the UGC CSI NET exam and GATE exam. It is to be noted that mere qualifying in UGC CSI NET or GATE does not entitle the candidate to be shortlisted for Viva Voice examination. अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका UGC CSI NET और GATE क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे वो भी मेंशन है कि बस क्वालिफाई करना ये नहीं एंटाइटल करता कैंडिडेट को कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वाइवा वॉइस में। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वाइवा वॉइस shall be done as per the following criteria. For general category, intake into 8 times. For SC, ST, OBC, EWS, intake into 10 times. For PWD, 10 times wherever available. For admission to PhD program through JRF category, all the applicants under JRF will be called for Viva Voice. यानी कि अगर आप JRF कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपका वाइवा वॉइस होना मैंडेटरी है। इन केस ऑफ बंचिंग ऑफ एग्रीगेट टोटल यानी कि नेट या गेट स्कोर प्लस वाइवा वॉइस मार्क्स फॉर पीएचडी, मेरिट शैल बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग ऑर्डर. कैंडिडेट्स हैव हायर परसेंटाइल, जिसकी हायर परसेंटाइल या स्कोर होगी गेट, नेट या सीएसआईआर नेट, गेट या यूजीसी में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इन केस टाई होती है तो जिसकी हायर मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर फिर भी टाई होती है तो जो जिसके हायर मार्क्स है ग्रेजुएशन में उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर फिर भी टाई होती है तो जिसका 10+2 में हायर मार्क्स है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है candidate does not appear in the viva voice, then he or she will stand disqualified and shall not be considered for admission to the concerned PhD program of study. यानी कि अगर आप वाइवा के लिए अपियर नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए जेएनयू। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे जितने भी लाइफ साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स है उसके बारे में। अगर आप कोई और प्रोग्राम्स के अंडर आते हैं तो प्लीज वो भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस भी पढ़ाए जाते हैं, तो जरूर एक बार ई ब्रोशर आपका अच्छा से देख लीजिएगा। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कोड वगैरह अच्छा से मेंशन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। आप उसमें भी अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में आते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री अगर आपको जाननी हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाइलाइट्स ऑफ अ टीचिंग प्रोग्राम, यानी कि टीचिंग में आप उनके प्रोग्राम के अंडर में क्या क्या आता है वो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। 2 प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, पीएचडी लाइफ साइंस। अगर आप लाइफ साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये सारे इंफॉर्मेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हाइलाइट्स वगैरह, रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनकी इन हाउस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। एडमिशन की बात की जाए लाइफ साइंस में पीएचडी के लिए, तो ईच कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट द चॉइस ऑफ एनी 2 of the 5 थीमेटिक रिसर्च एरियाज। रिसर्च एरियाज 5 है, उसमें से आपको 2 चूज करनी है। वेर वैकेंसी अवेलेबल इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी इन द एप्लीकेशन फॉर्म। Based on the percentile of net examination of UGC या CSIR, student will be shortlisted group wise for viva voice या interview। आपकी नेट परसेंटाइल के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप वाइज वाइवा या इंटरव्यू के लिए। Eligible candidate would be interviewed by a competent interview board on the basis of the choice of research area indicated in the application form। आप जो रिसर्च एरिया इंडिकेट करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा उस रिसर्च एरिया के ऊपर ही होगा। Separate merit list will be prepared for admission to each group and candidates would be offered admission accordingly। सेपरेट मेरिट लिस्ट होगी एक एक ग्रुप के लिए एडमिशन्स के टाइम, और कैंडिडेट को हर हर ग्रुप के कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलेंगे उस ग्रुप के हिसाब से। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। डिटेल्स फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन एसएलएस, यानी कि स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की जो वेबसाइट है जेएनयू के, वहां पे अवेलेबल होगी इंटरव्यू के सारे इंस्ट्रक्शंस। बिफोर द इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू विजिट स्कूल वेबसाइट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इंटरव्यू के पहले आप एसएलएस के वेबसाइट पर जरूर जाए, यानी कि स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की जो वेबसाइट है जेएनयू की, वहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के बारे में वहां मिल जाएगी। यहाँ लैब अलॉटमेंट और की एस्पेक्ट्स ऑफ एसएलएस पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ सारे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अच्छे से पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन करने के पहले। Unfilled vacancies of the monsoon semester will be filled up through interview of GRF category candidates below the winter semester begins। Fresh application will be invited and students will be admitted for the winter semester 24-25। यानी कि जो वैकेंसीज रहेगी, ये जो मॉनसून सेमेस्टर यानी कि जून वाली जो बैच है उसका जो अनफिल्ड वैकेंसीज रहेगी वो विंटर सेमेस्टर में फिल्ड हो जाती है। फ्रेश एप्लीकेशंस निकलेंगे आपके विंटर सेमेस्टर के पहले जो निकली है। रिसर्च ग्रुप्स इन द स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस। Research in the School of Life Sciences is organized into 5 thematic research area। 5 thematic research areas है। Candidates should indicate the choices for 2, यानी कि 5 में से 2 आपको चूज करनी है in order of preference in the application form। Each faculty member is listed alongside one research group। हर रिसर्च ग्रुप के बगल में एक फैकल्टी मेंबर का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप वहां से जान सकते हैं कि हर फैकल्टी का इनटेक कितना है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सारे ग्रुप्स मेंशन्ड है। पहला जो ग्रुप है उसका कोड है GONH और ग्रुप नेम है प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आप रिसर्च एरियाज की बात की जाए तो ये सारे रिसर्च एरियाज है, जैसे प्लांट इम्यूनोलॉजी हो गया, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, जीनोमिक असिस्टेड ब्रीडिंग। आप अच्छे से ये सारे पढ़ लीजिएगा। और आप बगल में जाए तो फैकल्टी मेंबर्स के अंडर में स्टूडेंट इनटेक हर प्रोफेसर के अंडर में लिखी है। जैसे प्रोफेसर सुप्रिया चक्रवर्ती का 2 है। प्रोफेसर आशीष कुमार नंदी का कोई भी इंटेक नहीं है इस साल। प्रोफेसर अश्विनी पारिक की भी इस साल कोई इंटेक नहीं है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। प्रोफेसर प्रवीण कुमार वर्मा के लिए 1 है। ऐसे करके आप जान सकते हैं कि हर प्रोफेसर कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं इस साल पीएचडी के लिए। दूसरी जो ग्रुप है वो माइक्रोबायोलॉजी की है। इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी, कैंसर रेमेडीज, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नॉन कोडिंग आरएनएज एंड स्टेम सेल्स, ये सारे रिसर्च एरियाज इसके अंडर आते हैं। सॉरी, नॉन कोडिंग सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में, सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है। माइक्रो के अंदर एंटी माइक्रोबियल और माइक्रोबायोलॉजी ये दोनों है। और इनटेक आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों प्रोफेसर के लिए 2-2 है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है। हर टॉपिक के हर रिसर्च एरिया आप देख सकते हैं, उसमें से आपको जो भी आपके पसंद में हो चूज करनी है। और सारे प्रोफेसर्स के इनटेक भी यहाँ मेंशन्ड है। हर रिसर्च एरिया के अंडर में प्रोफेसर पीएचडी के लिए इनटेक नहीं ले रहे इस साल, तो ध्यान से पढ़ के ही आप दीजिएगा कि कौन सा रिसर्च एरिया
में आप डाल रहे हैं, जिसमें वैकेंसी है आपको उसी में डालनी है। चौथी ग्रुप जो है कैंसर बायोलॉजी एंड न्यूरो साइंस। इसमें कैंसर रिसर्च, कैंसर बायोलॉजी, स्लीप एंड कॉग्निटिव साइंस, रेडिएशन एंड कैंसर थेरेपी, ये सारे आते हैं। बगल में प्रोफेसर्स की इनटेक लिखी हुई है, जरूर ठीक से पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा। पांचवी जो ग्रुप है बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द फैगोसाइटोसिस इन ई हिस्टोलिटिका, बायोकेमिस्ट्री ऑफ जीपीआई एंकर बायोसिंथेसिस, ये सारे आते हैं। बगल में प्रोफेसर्स के नाम लिखे हैं और उनके इन इनटेक या कितने स्टूडेंट्स वो लोग ले रहे हैं इस साल, वो लिखी है। अच्छा से पढ़ के अप्लाई कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंस पहली जो ग्रुप है उसके लिए मास्टर्स होना जरूरी है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स wherever grading system is followed in life science या biology या physical chemical और agricultural science या फिर biotech या फिर botany zoology bioinformatics genetics microbiology systems biology computational biology। अगर आप इनमें से किसी में भी मास्टर्स किए हैं और आपका 55% एटलीस्ट मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CSIR नेट या यूजीसी आपका क्वालिफाई होना चाहिए लाइफ साइंस में, या फिर अगर आप MBBS या BDS है विद 75% मार्क्स इन एग्रीगेट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर अ 8 year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम विथ रिसर्च इन लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल और एग्रीकल्चरल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टम्स बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इनमें से अगर किसी में भी आप बैचलर्स किए हैं और आपका मिनिमम 75% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स रहना जरूरी नहीं है यहाँ अप्लाई करने के लिए। रिलैक्सेशन टू SC ST OBC होगी ऑब्वियसली। SC ST OBC PWD EWS के लिए रिलैक्सेशन है मार्क्स में, वो हम बाद में बताएंगे। दूसरी के लिए भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, दूसरी ग्रुप के लिए लाइफ साइंस की लगभग सेम ही है। 55% रहना चाहिए मास्टर्स में और इनमें से किसी में भी आप डिग्री हो तो चलेगा, या फिर MBBS BDS में 75% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, या फिर अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो 4 years और 8 सेमेस्टर में आपका 75% मार्क्स रहना चाहिए और आपका बैचलर्स रहना चाहिए इसी में, इसमें से किसी भी डिग्री में। तीसरी भी वही है, तीसरी ग्रुप की बात करें, चौथी में भी वही है और फिफ्थ ग्रुप के लिए भी वही है। जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। फिफ्थ ग्रुप के लिए अगर आप CSIR नेट या UGC नेट, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस या मैथमेटिक्स में आप क्वालिफाई करते हैं किसी भी एक में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस लाइफ साइंस जरूरी नहीं है, वो बस फिफ्थ ग्रुप के लिए है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज भी है, अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ भी अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। अब हम बात करेंगे स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के बारे में। यहाँ स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज का अगर आपको हिस्ट्री वगैरह जाननी हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि JNU में कब से चल रहा है ये प्रोग्राम। PhD की बात करें तो स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर PhD आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू 1 year मैंडेटरी कोर्स वर्क एंड सिक्योर क्वालिफाइंग CGPA फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द PhD थीसिस। यानी कि 1 साल की आपकी कोर्स वर्क होगी और फिर आपका सिक्योरिंग क्वालिफाइंग CGPA से फर्दर कंटिन्यूएशन होगा PhD थीसिस की। इसके अंडर में 3 रिसर्च एरिया है, नहीं 4 रिसर्च एरिया है। पढ़ लीजिएगा कि एक एक रिसर्च एरिया में क्या क्या पढ़ाया जाता है। जैसे रिसर्च एरिया 1 है एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन द डिसिप्लिन्स टू स्टडी द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन, एरोसोल स्टडीज, नॉइज, मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। पढ़ और बाकी भी बहुत कुछ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एरिया 2 भी, एरिया 3 और एरिया 4, ये 4 एरिया है, रिसर्च एरियाज है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के अंडर में।
ये आपको ज़रूरत होगी फॉर्म भरने के टाइम कि कौन से एरिया के अंडर में कौन सा प्रोग्राम आता है, तो ज़रूर गौर कीजिएगा पढ़ते टाइम। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो पहली जो सब्जेक्ट कोड और कोड नंबर है रिसर्च एरिया 1 के लिए ONEH 885, उसके लिए MSc होना, कोई भी ब्रांच में बेसिक या अप्लाइड साइंस की होना जरूरी है और 55% मिनिमम रहना जरूरी है MSc में, या फिर 2 year MPhil in any branch of basic or applied science with 55% marks of a recognized university institution, or 1 year MPhil in any branch of basic or applied science with at least 55% with additional 1 year research experience। अगर आप 2 साल के MPhil कर चुके हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स अगर आपका रहे तो आप एलिजिबल है। अगर आप 1 साल का MPhil किए हैं तो आपका 1 साल रिसर्च एक्सपीरियंस रहना चाहिए कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में, एक पब्लिकेशन रहना चाहिए और 55% मार्क्स रहना चाहिए आपका MSc में। या फिर अगर आप बैचलर्स डिग्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स 75% रहना चाहिए एग्रीगेट, आपका CGPA या परसेंटेज जो भी है उस 75% रहना चाहिए। और आपको UGC या CSIR नेट क्रैक करनी है एनवायरमेंटल साइंस या केमिकल साइंस या अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इनमें से किसी में भी आप अगर क्वालिफाई कर चुके हैं UGC नेट या CSIR नेट तो आप क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। दूसरी रिसर्च एरिया की भी बात की जाए तो लगभग वही है, तीसरी का भी लगभग वही है और फोर्थ भी वही है। MSc के लिए 55% जरूरी है, या फिर 2 साल की अगर MPhil है तो 55% जरूरी है, या फिर अगर 1 साल की MPhil है तो 55% जरूरी है, उसके साथ 1 साल रिसर्च एक्सपीरियंस जरूरी है, एक पब्लिकेशन जरूरी है और MSc में 55% रहना मैंडेटरी है। या फिर अगर आप बैचलर्स डिग्री से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 75% CGPA या उसको परसेंटेज का है वो होना चाहिए। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस है, ये आप पढ़ लीजिएगा जो लोग कंप्यूटर साइंस में PhD के लिए इंटरेस्टेड है। फिजिकल साइंस भी है। JNU बहुत सारी प्रोग्राम्स के लिए PhD खोलती है। आप अगर नॉन बायोटेक या नॉन लाइफ साइंस बैकग्राउंड के भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ संस्कृत या आर्ट्स के बारे में भी PhD प्रोग्राम्स खुली हुई है। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। प्रोग्राम PhD के लिए जो जो एरिया में PhD होती है बायोटेक के अंडर वो सारे यहाँ पे मेंशन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, ऐसे करके बहुत है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो सब्जेक्ट कोड है पहला बायोटेक्नोलॉजी SBTH, उसके अंडर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MSc इन बायोटेक, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, या फिर एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग साइंस में अगर आपका 55% मार्क्स है MSc में तो आप एलिजिबल है। या फिर अगर आपका 2 years की MPhil डिग्री है 55% मार्क्स है, या फिर अगर आपकी 1 साल की MPhil डिग्री है 55% मार्क्स है और 1 साल की रिसर्च एक्सपीरियंस है कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में, एक पब्लिकेशन है और 55% मार्क्स है MSc में, तो भी आप एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। या फिर अगर आप डायरेक्ट बैचलर्स से अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आपकी बैचलर्स 4 साल की थी यानी कि 8 साल का अगर आपका डिग्री था उस और आप बायोटेक, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल और इंजीनियरिंग साइंसेस में आप बैचलर्स कर चुके हैं तो आप 75% और आपका 75% मार्क्स मिनिमम था एग्रीगेट तो भी आप एलिजिबल है। इसके लिए CSIR नेट या UGC में क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस इनमें से किसी में भी UGC या CSIR क्रैक कर चुके हैं तो आप एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में एक ही सब्जेक्ट कोड और सब कोड नंबर है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से अप्लाई करने के पहले। संस्कृत भी है जैसे कि मैं बता रही थी पहले,
उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर में बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस नहीं आती। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है। इसमें पीएचडी करने के लिए आपका नेट रहना जरूरी नहीं है, आप गेट से भी क्वालिफाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। स्पेशल लर्निंग में भी है। एक और प्रोग्राम है जो कि है स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। जो जो चीज़ें में अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स की पीएचडी करने के लिए, वो सारे यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस, सेल एडहेशन एंड सिग्नलिंग, एपिजेनेटिक्स, डिजाइनिंग डिस्कवरिंग कोडॉन शफल डी नोवो पेप्टाइड, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल प्रोटियोमिक्स। अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड है तो आप स्कूल स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन इसके अंडर आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी सीएसआईआर। अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो अगर आप सिलेक्टेड है यूजीसी या सीएसआईआर नेट परसेंटाइल में, अगर आप क्वालिफाइड है तो आप सिलेक्टेड होंगे, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल इन नेट। या फिर आप जेआरएफ भी अगर आपका निकला हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद अ वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवॉर्डेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीएसआई यूजीसी, यूजीसी डीबीटी आईसीएमआर। अगर आपके पास जेआरएफ है इनमें से किसी भी टेस्ट से क्वालिफाई करके, तो आप डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और जानकारी के लिए जेएनयू की इस वेबसाइट पे जरूर जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट कोड भी वही एक है बायोटेक के जैसे, मॉलिक्यूलर मेडिसिन CMMH, और कोड नंबर है 905। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, और एटलीस्ट 55% रहना जरूरी है मास्टर्स डिग्री में। या फिर अगर आप एम फार्मा, MVSC या MD कर रहे हैं और अगर आप कर चुके हैं और अगर आपका 55% मार्क्स है ड्यूरिंग 2017 और लेटर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपकी एमटेक डिग्री है और एमटेक में आपकी 55% मार्क्स है इन बायोलॉजिकल और केमिकल साइंसेस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। या फिर अगर आपकी 2 साल की एमफिल डिग्री है, 55% मार्क्स है आपकी मिनिमम, या फिर 1 साल की एमफिल है, 55% मार्क्स आपकी एग्रीगेट है मिनिमम, और 1 साल की आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है और एक पब्लिकेशन है, और मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर एमबीबीएस आप कर चुके हैं और आपका एमबीबीएस में 75% मार्क्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर अ 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, यानी कि अगर आपकी 4 साल की बैचलर्स डिग्री की कोई प्रोग्राम थी इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, तो अगर आपकी मिनिमम 75% CGPA थी एग्रीगेट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यूजीसी या CSIR में लाइफ साइंस क्वालिफाई करना जरूरी है। और नीचे देखा जाए तो बाकी पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में दी हुई है, जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर पढ़िएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST OBC PWD लिखी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, यहाँ 15% आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व रहेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे OBC के लिए 27% सीट्स नॉन क्रीमिलियर रिजर्व्ड है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए रिजर्वेशन है 5% हॉरिजॉन्टली। क्या क्या फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी या विजुअल इम्पेयरमेंट PWD के अंडर आती है, वो सारी चीज मेंशन है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप इसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो। रिलैक्सेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, 5% मार्क्स रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो 5% मार्क्स रिलैक्सेशन है। अगर आप
SC ST OBC में आते हैं या फिर PWD EWS में भी आते हैं, तो UGC के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात की जाए तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन है अगर आप EWS से क्वालिफाई करते हैं तो। यहाँ पे सारे एनेक्सर्स दिए हुए हैं जो आपको फॉर्म फिल करते समय जरूरी होगी। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जरूरी है अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो। ये कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST कैटेगरी के लिए। ये टेम्पलेट यही फॉर्म आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन के समय, तो इसको ही निकाल के आप भर सकते हैं। OBC के लिए भी ये एक फॉर्म दी हुई है, यही मेंशन करना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी की बात की जाए तो उसके लिए भी एक फॉर्म निकली हुई है, इसको भी आपको भर के सबमिट करना होगा। मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात की जाए तो ये वाली फॉर्म है, इसको भी भर के आपको सबमिट करना है अगर आप PWD कैंडिडेट है तो। सेंट्रल लाइब्रेरी जो है JNU में डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर पढ़िएगा। और बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज में जैसे मैंने कहा, हॉस्टल एकोमोडेशन आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मिले। अगर आप पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए कोई भी एडमिशन लेते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए अगर आप हॉस्टल फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए, तो फोटोकॉपी चाहिए आपका एडमिशन फोलियो का, यानी कि एडमिशन फॉर्म का, कॉपी ऑफ द सब्जेक्ट फोलियो फ्रॉम द स्कूल सेंटर। आपको स्कूल, मतलब जो भी आप स्कूल से जो भी आपका प्रोग्राम है उसको यहाँ पे स्कूल बोला गया है, जैसे स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, आपको वहां से एक सब्जेक्ट फोलियो चाहिए। फोटोकॉपी चाहिए, पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी एक चाहिए। एनी ऑफ द टू शोइंग परमानेंट एड्रेस, यानी कि इन चारों में से कोई भी एक चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या हाउस टैक्स रिसिप्ट या पेइंग गेस्ट रिसिप्ट, इसका कोई भी एक कॉपी चाहिए। Outstation students whose parents are working in Delhi should submit a certificate from their parents' employer mentioning that they haven't been allotted any residential accommodation in Delhi by the employer। यानी कि अगर आप हाउस स्टेशन स्टूडेंट है और आपके पेरेंट्स में कोई भी दिल्ली में काम करते हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स के एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट जरूरी होगी जो सबमिट करनी है आपको, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कि उनको रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं अलॉट किया गया है। Those students who have more than 1 year gap but not above 5 years after qualifying examination have to submit migration certificate duly attested by admission branch of JNU। यानी कि अगर आपका 1 साल से ज्यादा का ईयर गैप है और 5 साल से कम, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अटेस्ट करना होगा JNU के एडमिशन ब्रांच से। और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट है और आपके पेरेंट्स ट्रांसफर्ड और रिटायर्ड है, तो भी आपको ट्रांसफर या रिटायरमेंट ऑर्डर आपके पेरेंट्स की सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से वहाँ हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा। हॉस्टल रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप हॉस्टल के लिए स्टे कर रहे हैं, कॉलेज के लिए स्टे कर रहे हैं। एंटी रैगिंग की एफिडेविट चाहिए, एंटी रैगिंग की एफिडेविट इसके एंड में दी हुई है, उसका एक फोटोकॉपी चाहिए। कॉपीज ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर, मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड वीजा ओनली फॉर फॉरेन नेशनल। अगर आप फॉरेन नेशनल्स है तो पासपोर्ट एंड वीजा चाहिए होगा। और सबके लिए एडमिशन का जो ऑफर लेटर है और मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और एक रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी चाहिए होगी। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर के बारे में वहाँ पे मेंशन था, आपको अगर जरूरत है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एंटी रैगिंग पॉलिसी, आपको जो एंटी रैगिंग एफिडेविट की बात कर रहे थे, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी वो एफिडेविट। आपको उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको वो हॉस्टल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्म भर के आपको जमा देनी है। यहाँ पे रैगिंग के अंडर में क्या क्या आता है वो सब मेंशन्ड है।
फीस की बात की जाए तो बहुत ही नॉमिनल फीस है पीएचडी के लिए। ट्यूशन फी है ₹240, और अगर टोटल फी की बात की जाए तो ₹444.50। ये रहेगी आपकी पूरे साल की, पूरे पीएचडी की फीस। 2 इंस्टॉलमेंट में आपको देनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडमिशन के टाइम में, और ईच एकेडमिक ईयर शुरू होने के पहले आपको एनुअल फीस देनी है। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपकी फीस यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। टिबेटन स्टूडेंट्स को इंडियन स्टूडेंट्स के एट पार ही चार्ज किया जाएगा फीस। सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉइस एंड एडमिशन। वाइवा के लिए जब आपको बुलाया जाएगा और एडमिशन्स के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जरूर पढ़ लीजिएगा। टेस्टिमोनियल फ्रॉम 2 पर्सन, वन ऑफ whom शुड बी फॉर्मर टीचर ऑफ द कैंडिडेट। आपको 2 पर्सन की दो दो लोगों का टेस्टिमोनियल चाहिए, रेफरेंस चाहिए, उसमें से एक आपका फॉर्मर टीचर होना चाहिए। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर्स टेकन बाय द कैंडिडेट फॉर द सर्टिफिकेट डिग्री। आप जो जो सब्जेक्ट्स के लिए भी या पेपर के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एक लिस्ट चाहिए। कॉपी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द पब्लिश्ड पेपर्स ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपके पास पब्लिश पेपर्स है, आपके रिसर्च पेपर्स, तो आपको एक एटलीस्ट एक लेके जानी है उसकी कॉपी। एक ब्रीफ नोट चाहिए स्टेटिंग द कैंडिडेट्स एरिया ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, और वो सबमिट करना है आपको वाइवा के टाइम में या एडमिशन्स के टाइम में। वाइवा के टाइम में, सॉरी, वाइवा के टाइम में आपको आपका रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। सेल्फ अटेस्टेड आपका स्कोर कार्ड नेट का, यूजीसी सीएसआई या गेट का, आपको वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है स्कोर कार्ड। सेल्फ अटेस्टेड वैलिड जीआरएफ कैंडिडेट फॉर पीएचडी एडमिशन अंडर जीआरएफ कैटेगरी। अगर आप जीआरएफ कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस जीआरएफ सर्टिफिकेट भी चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी रहना चाहिए। Certificates and documents required to be submitted by all candidates for admission to various programs of study at the time of admission and or registration. Enrollment form चाहिए registration या admission के लिए। सेंट्रल लाइब्रेरी का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए एडमिशन्स के टाइम में आप जब जाएंगे उसके लिए। 5 कॉपी चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 sets of self-attested copy, matriculation, higher secondary, pre-university और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10th और 12th का आपको एग्जामिनेशन की सर्टिफिकेट दो सेट चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका लास्ट इंस्टीट्यूट का हेड से वो करवाना पड़ेगा आपको। 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री भी की भी लेके जानी है। SC/ST के लिए भी आपको 2 सेट लेके जानी है SC/ST सर्टिफिकेट, जो फॉर्मेट मैंने ऊपर दिखाया उसी फॉर्मेट का आपको लेके जाना है। ओबीसी के लिए भी वही है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी वही है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 कॉपी चाहिए आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट मैंने ऊपर में आपको दिखाया अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हैं वो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से जो आप लास्ट अटेंड कर चुके हैं। अगर आप 2024 के पहले कोई भी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए उस यूनिवर्सिटी से। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हैं तो आपको आपका डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी साइन करके प्रॉपर अथॉरिटी से इस यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। और आपको आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करनी पड़ेगी पिछली यूनिवर्सिटी से। आप अगर इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट्स सबमिट कर रहे हैं तो आपको फाइनल मार्कशीट जो आपको अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिली है वो भी सबमिट करना ज़रूरी है। और आपका अथॉरिटी का वहाँ पे सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन होना मैंडेटरी है। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किए हैं तो आपका वो वाला सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड थे तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लीव सैंक्शन ऑर्डर या रिलीविंग ऑर्डर एट द टाइम ऑफ एडमिशन
या रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये तीनों में से कोई भी एक चाहिए। और आप रेजिग्नेशन देते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर भी चाहिए, वो लेके जाइएगा जब आप अप्लाई करेंगे तब, जब आप एडमिशन्स के लिए जाएंगे तब। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी होगा तब भी आप ये लेके जाइए, आप ये सबमिट कीजिएगा। पीएचडी एडमिशन अंडर नेट, तो आपका स्कोर कार्ड सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। अगर आप जीआरएफ कैटेगरी के थ्रू करते हैं तो उसका भी एक सेल्फ अटेस्टेड स्कोर कार्ड चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाए तो पीएचडी के लिए ₹325 है, कोई भी दूसरी एप्लीकेशंस के लिए जो इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को छोड़ के। एडमिशन काउंटर में आपको एडमिशन्स के लिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे मेंशन्ड है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग और डिसकंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट, अगर आप कोई और रेगुलर कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो। all selected candidates have to upload the necessary certificate in pre-enrollment portal while accepting the offer of admission, यानी कि एडमिशन ऑफर करने के बाद आपको एक प्री एनरोलमेंट पोर्टल मिलेगी, वहां पे सारे ये सब नेसेसरी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करनी है। फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसीडियर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इनटेक, जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना इनटेक है इस साल, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। जैसे कि एनवायरमेंटल साइंसेस एरिया 1 2 3 4 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स कितनी है। जनरल के लिए 1 1 1, SC ST के लिए 0, OBC के लिए 0 और फॉरेन नेशनल्स के लिए 3। ऐसे करके सारे जो भी स्कूल्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स जरूर पढ़ के अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन्ड है, जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी है जो मैंने पहले बताने से छूटा है, फिर भी पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा सकें। आज लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज के आज ही अप्लाई कर लीजिएगा, सारे जानकारी अच्छे से जानकर। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।